हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसमें भी पार्ट 6 वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। मतलब आज हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्हें लिविंग सिस्टम में कोई भी जगह नहीं मिली। जो लिविंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन था इनटू 5 किंगडम्स दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, इसमें इन लोगों को कोई भी पोजीशन नहीं मिली। तो ऐसा क्यों हुआ? ये क्या करते हैं? इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? क्या ये कोई इन्फेक्शन करते हैं? अगर इन्फेक्शन करते हैं तो इन्फेक्शन कैसे कर पाते हैं? अब हम इस सब को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारे जो 5 किंगडम की ब्रॉडर स्टडीज है वो खत्म होती है। मैं अभी ये नहीं बोलूंगी कि हम 5 किंगडम पढ़ के पूरे तरीके से फ्री हो चुके हैं, क्योंकि रीजन आपको पहले ही पता है। अभी चैप्टर 3 और 4 हमको पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 3-4 पढ़ने से पहले, प्लांट और एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं जो क्या है, जैसे कि वायरस, जो आपने हेडिंग में देखा था ना, वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, और एक और होते हैं प्रियॉन्स। तो डिस्कस करने की बात यह है कि ये ऑर्गेनिज्म, अभी तक आपने इतने सारे किंगडम पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, किसी किंगडम में आपने देखा कि एग्जाम्पल इज अ वायरस? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, किसी में कि उसमें एग्जाम्पल्स में वायरस को इंक्लूड किया हो? किसी में भी ऐसा हो रहा था? तो आप लोग बहुत जोर से सोच रहे हैं, आप पेजेस टर्न कर रहे हैं, रिवर्ट जा रहे हैं, जल्दी जल्दी सारे एग्जाम्पल्स चेक कर रहे हैं। देखिए देखिए, ढूंढिए, शायद किसी में वायरस मिल जाए। नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, जितने भी किंगडम की स्टडी करी है, उसमें किसी में भी वायरस को जगह मिली ही नहीं है। वायरस को किसी ने भी अपने किंगडम में जगह नहीं दी। अब आपके मन में इतना दुख हो रहा होगा, इतना ज्यादा सोच रहे हो कि बेचारे वायरस ने ऐसा कर क्या दिया कि इसके साथ इतना गलत हो रहा है। तो जो बेचारा वायरस जो है, ये आते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म की? ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। ए सेल्यूलर, नाइदर लिविंग नॉर डेड। सबसे पहली बात तो जो आपको याद रखनी है वायरसेस के बारे में, वो क्या याद रखनी है? नाइदर लिविंग नॉर डेड, ना जिंदा ना मरे। तो फिर तुम हो क्या? तुम भूत हो क्या? ना तुम जिंदा हो ना तुम मरे हो, तुम भूत जैसे तुम हो क्या? तो ये भूत जैसे हैं वायरस। क्या है? वायरस। वायरस के बारे में सुना बहुत होगा आपने, अरे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा हालत खराब है, 4 दिन से ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो सुनते सब है वायरस के बारे में, लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगना कि वायरस को लिविंग, वो जो हमारा क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें वायरस को किसी भी किंगडम में कोई भी जगह नहीं दी गई। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ना ही तो वो लिविंग है, ना ही वो नॉन लिविंग है, ना ही वो डेड है, ना ही लिविंग ना ही नॉन लिविंग। तो मैम है क्या फिर ये? तो वायरस का सीन ऐसा है, उसका केस ऐसा है कि इफ वायरस इज लाइंग आउटसाइड अ लिविंग सेल, ठीक है, मान लो कि वायरस जो है वो कोई लिविंग सेल, ये एक लिविंग सेल है ये, और वायरस जो है वो ये पड़े हुआ है, ये कुछ तो भी अजीब सा वायरस है, ब्लैक ब्लैक कलर का। अगर वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं है, वो उससे दूर है, तो अभी बिल्कुल भी ये नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग या तो डेड बोल दो, डेड बोल लो, नॉन लिविंग बोल लो। डेड है ना, इसमें कुछ नहीं चल रहा, उसकी बॉडी बिल्कुल डेड है। लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, ये हो जाते हैं लिविंग। जैसे ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट, अब ये खुद से उड़ के नहीं आएगा कि उड़ के आ गया, चल के आ गया, उचक उचक के आ गया, हम गलती से कांटेक्ट उसमें जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ने भी स्नीज किया है, जस्ट स्नीज करा है, और उसने अपने हैंड्स को क्लीन नहीं किया, सैनिटाइज नहीं किया प्रॉपर्ली, और आपके साथ में हैंडशेक कर लिया, तो जो उसके हैंड्स पे वायरस या किसी आर्टिकल पे स्पेसिफिक जिस पे ड्रॉपलेट्स गई थी, आपका हैंड वहां पे उसके कांटेक्ट में आया, तो वो वायरस आपकी लिविंग सेल्स के टच में आया और वो अब लिविंग सेल के अंदर एंटर हो गया। तो अब वो डेड ना रह के, नॉन लिविंग ना रह के, अब वायरस हो गया लिविंग। अब बोलोगे बड़ा अजीब है यार, ऐसे कैसे हो गया? तो यही जो है, इसी कारण से, यही जो उसका नेचर था, ना लिविंग ना नॉन लिविंग, इसी कारण से उसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी जगह नहीं मिली, वो अकेला रह गया और उसको लास्ट में स्पेशल तरीके से पढ़ा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं वायरसेस को। दे हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर वो लिविंग सेल के बाहर हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब कि मरे पड़े हैं, मरे।
इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कुछ भी प्रॉपर उनका जो है कोई लिविंग उसमें रिएक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रही है। कहाँ, कब कब, सिर्फ कब, आउटसाइड द लिविंग सेल, अगर लिविंग सेल के बाहर हैं। ठीक है, आती है बात समझ में। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन हो कि चलो ठीक है आज मन नहीं कर रहा तो आज पैरासाइट नहीं बनता हूँ, ऐसा वाला ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसको सरवाइव करना है, उसको लिविंग होना है, तो उसको पैरासाइट बनना ही बनना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस पैरासाइट क्या होता है आपको पता है, किसी लिविंग सेल को होस्ट करना पड़ेगा। बिना किसी लिविंग सेल को होस्ट करे वो वायरस, या वो मतलब वायरस कहलाए, वायरस तो कहलाएगा लेकिन वो जिंदा नहीं हो पाएगा। आगे आपको बात समझ, तो इसलिए दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंडेटरीली। When they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. अब आप बोलोगे कि मैम वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है, हमको तो सारा इंटरेस्ट जानने, हमारा इंटरेस्ट ही है ये जानने में कि वायरल इन्फेक्शन होता कैसे है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वायरस मेनली करते क्या हैं। देखो वायरस क्या करते हैं, वायरस करते ये हैं कि जैसे सपोज इट इज़ अ वायरस, और ये है बहुत बड़ा वायरस बन गया है ये एक मेरी नॉर्मल सेल है, और ये इस मेरी सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए। ये रेड कलर के जो मैंने थ्रेड्स ड्रॉ करें, ये क्या है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब वायरस मेनली करते क्या है, जैसे मान लो ये ब्लैक कलर का कोई वायरस है, लो मैं इसके सींग बना देती हूँ, खतरनाक सा वायरस है, ठीक है, इसके सींग वाला वायरस, ये सींग वाला जो ब्लैक कलर का वायरस है, इसने आके हमारी इस नॉर्मल सेल को अटैक किया। अब ये करते क्या है, सबसे पहले ये सेल को करते हैं इन्वेड, मतलब कि सेल के अंदर एंट्री लेते हैं धीरे से। ठीक है चलो एंट्री ले लिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी सेल तो उसको जो बनाना है उसके अंदर अपना डीएनए, वो डीएनए जो बता रहा है सेल करती जा रही है। ठीक है, अब लेकिन ये इनको पता है कि पूरी सेल को चलाता डीएनए है, जो डीएनए बोल देगा ये सेल वही करेगी। तो इनमें इतना ज्यादा दिमाग होता है, ये क्या करते हैं, ये जाके डीएनए को ही हाईजैक कर लेते हैं। क्या करते हैं, डीएनए को हाईजैक। कैसे कर लेते हैं डीएनए को हाईजैक, ये जाके यहाँ पर हमारे डीएनए की जगह अपना जीनोम बना देते हैं, अपना डीएनए, वायरल डीएनए बना देते हैं। अब हमारी सेल हमारी है, सेल मेरी बॉडी की है, लेकिन अब जो मेरा डीएनए था वो मेरा ना रह के अब किसका हो गया है, वो डीएनए अब वायरस ने पूरा हाईजैक कर लिया है, उसने मेरे डीएनए को अपना डीएनए बना लिया। ठीक है, तो जब आप खुद सोचो, अब आप देखो चीजें कितनी आसान हो गई। जब एक सेल के अंदर, मेरी सेल के अंदर मेरा डीएनए था, तो जब इससे जो न्यू सेल्स बन रही थी, इस वाली सेल से वो मेरी वाली बन रही थी, वो मेरे जैसी बना रही थी। लेकिन क्या अब ये सेल के अंदर, मेरी सेल के अंदर मेरा डीएनए रह गया है? नो, अब मेरी सेल के अंदर वायरल डीएनए आ चुका है। तो अब जो नई बनने वाली सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो होंगी वायरल सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी, वो वायरल सेल्स। आगे बात समझ, अब मेरी सेल्स मेरी ना रह के अब वायरस की सेल्स हो गई हैं, जो नई बनने वाली सेल्स हैं अब वो वायरस ही वायरस बना देंगी। इस तरीके से वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ऐसे करके मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर सेल्स को वो इन्फेक्ट करता है, फिर हमारी सेल्स और ज्यादा वायरल सेल्स प्रोड्यूस करने लगती हैं, और अल्टीमेटली जो होस्ट होता है ना उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन में वायरल इन्फेक्शन पहुंच गया है। आगे बात समझ, तो आपको वायरस का सब कुछ समझ में आया। आगे हम देखते हैं कि वायरस जो है इसकी डिस्कवरी किसने की। तो लुइस पास्चर गेव द नेम वायरस, मींस वेनम और पॉइजन। तो सबसे पहले जो टर्म आया था ना वायरस, वो कहाँ से आया था, वो आया था एक वेनम। वेनम जो होता है ना, वेनम को या पॉइजन को वायरस बोलते हैं। तो लुइस पास्चर करके ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया कि ठीक है, एक वेनम या पॉइजन करके इसके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है जो ये हमारी सेल्स में सिक्रीट कर देता है, जिसके कारण हमारी सेल्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं और उनकी डेथ होने लगती है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इसलिए इसको बोल दिया वायरस, जिसका मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजन। अब अगर और आगे बात करें, फिर एक और साइंटिस्ट है डीजे इवानोस की। वायरसेस में साइंटिस्ट के नेम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो आपको लर्न रखना है। अगर मैं इसको मार्क करूं तो लुइस पास्चर कौन से हो जाएंगे, लुइस पास्चर हो जाएंगे नंबर 1। ठीक है, लुइस पास्चर जिन्होंने वायरस टर्म दिया। नंबर 2 कौन हो जाएंगे, नंबर 2 हो जाएंगे हमारे डीजे इवानोस की, डीजे इवानोस की। तो अब ये डीजे इवानोस की ने क्या किया था,
डीजे इवानोव्स्की ने क्या किया था, वायरस को डिस्कवर किया था विद एंड डिस्कवर तो करा था, साथ में ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब दैट कॉज मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया फिल्टर. बेसिकली इन्होंने स्टडी करी थी, कंपैरेटिव स्टडी करी थी बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है. सबने पहले यही सोचा कि वायरसेस हैं तो उनको सीधे हम लोग बैक्टीरिया वाले किंगडम में रख देते हैं. लेकिन फिर आए डीजे इवानोव्स्की, उन्होंने वायरस पे बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करी. उन्होंने कौन से, उन्होंने ऐसे वाले माइक्रोब्स पे स्टडी करी जो कौन से डिजीज करते हैं, जो मोज़ेक डिजीज करते हैं. मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. टोबैको प्लांट में एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. ठीक है, तो वो डिजीज जो करता है वो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस. इट इज अ वायरस बट नॉट अ बैक्टीरिया. तो उन्होंने जिस प्लांट को, जिस भी माइक्रोब्स ने अफेक्ट किया था, उन्होंने वो माइक्रोब को एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, माइक्रोब को एक्सट्रैक्ट किया और उसकी स्टडी करी. जब उसकी उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने उसका एक सस्पेंशन या सोल्यूशन रेडी करके एक फिल्टर पेपर से पास किया. सपोज उन्होंने एक सस्पेंशन रेडी किया होगा और यहाँ पे उन्होंने एक फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर, दिस इज द फिल्टर पेपर, और उन्होंने यहाँ से वो सस्पेंशन डाला. तो जब यहाँ से उन्होंने सस्पेंशन डाला तो सारे वायरस यहाँ नीचे इकट्ठे हो गए, इधर आ गए. तो ये जो ऊपर फिल्टर पेपर था, ये फिल्टर पेपर किसका था, ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर था. कैसा फिल्टर पेपर था ये, बैक्टीरियल. तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो हमारे वायरसेस थे वो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर पर रुके ही नहीं, वो उससे निकल कर नीचे आ गए. इससे आपको समझ में क्या आता है, कोई भी चीज किसी सीव से, कोई छन्नी जैसा कोई स्ट्रक्चर है, उससे वो नीचे कब चली जाएगी, जब उसका साइज उस छन्नी के छेदों के, सीव के जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, सीव्स होते हैं, उससे छोटा होगा, तभी तो वो निकल के नीचे आ गया. तो इससे यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जो वायरसेस होते हैं उनका जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा होता है. बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में बैक्टीरिया तो यहाँ रुक जाते थे, यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया को रोकने के लिए बना है. लेकिन इससे वायरस नहीं रुके, वायरस सारे निकलकर नीचे आ गए. ठीक है, सोल्यूशन में आ गए, नीचे सस्पेंशन में आ गए. तो इसीलिए ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब दैट कॉज मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि वो बैक्टीरिया से भी साइज में छोटे होते हैं. और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, एक्सप्लेनेशन ऐसे दोगे बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर पेपर. बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को क्रॉस करके वो नीचे आ गए, इसीलिए उनका साइज हमने डिफाइन कर दिया कि बैक्टीरिया से छोटा होता है. आगे देखते हैं, थर्ड साइंटिस्ट जो आए वो थे एम.डब्ल्यू. बेजनिक. एम.डब्ल्यू. बेजनिक, इन्होंने क्या बोला, डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज infection in healthy plants and call the fluid as contagium vivium fluidum. बेसिकली बात ये चल रही थी कि ठीक है, पूरा वायरस है, कुछ तो भी उसका स्ट्रक्चर होता होगा, तो उसका कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्शन करता है. तो उन्होंने क्या करा, जो भी माइक्रोब थे, जैसे प्लांट था, टोबैको मोज़ेक प्लांट था, तो वो टोबैको प्लांट था तो मोज़ेक वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था. तो उन्होंने क्या करा, वो जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाला. ठीक है, उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड निकाला. और वो जो फ्लूइड था वो इन्फेक्टेड फ्लूइड था. किससे इन्फेक्टेड था, मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड था. वो फ्लूइड उन्होंने, इन्फेक्टेड फ्लूइड निकाल के एक हेल्दी प्लांट में डाल दिया. उन्होंने कहा चलो ठीक है, डायरेक्ट वायरस ना डाल के हम एक ऐसी चीज को डाल रहे हैं जिस पर वायरस का इन्फेक्शन है. मतलब उन्होंने डायरेक्ट कोई वायरस उसकी बॉडी में, नेक्स्ट प्लांट जो हेल्दी प्लांट था उसकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया, बल्कि क्या करा, जो एक इन्फेक्टेड प्लांट था उसकी बॉडी से एक एक्सट्रैक्ट निकाला और दूसरे हेल्दी प्लांट की बॉडी में इंजेक्ट किया. जब थोड़े दिन बाद देखा तो जो हेल्दी प्लांट था उसमें भी वायरल इन्फेक्शन हो गया उसमें भी वायरल इन्फेक्शन. तो इससे यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, यहाँ से कंक्लूड हुआ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जिसे क्या बोला, जिसे उन्होंने बोला था कंटाजियम विवियम फ्लूइडम. कंटाजियम विवियम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. उन्होंने ये बोला जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी सेल्स को इस तरीके से अफेक्ट कर देते हैं कि हमारी होल ऑफ द लिविंग सेल जो होती है वो पूरी की पूरी वायरल लोड से भर चुकी होती है, उसमें वायरस ही वायरस आ चुका होता है, और वो जो पूरा फ्लूइड होता है सेल का वो वायरस से अफेक्ट हो चुका होता है. अब अगर उस सेल को या उसके फ्लूइड को किसी भी हेल्दी सेल में या हेल्दी इंडिविजुअल में पास ऑन करेंगे तो फॉर श्योर 100% नेक्स्ट हेल्दी सेल में भी वायरल इन्फेक्शन होगा. तो वायरस डू दैट, कौन सा, फ्लूइड वाली जो बात लिखी है ना, लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस, कॉज इन्फेक्शन इन द लिविंग फ्लूइड,
ये करते हैं वायरस। और इसको बोला क्या, कंटाजियम विवियम फ्लूइडम। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया M.W. बेजेनिक। किसने दिया था, M.W. बेजेनिक। इज दैट क्लियर? यस। आगे देखते हैं वायरसेस। तो क्या है, W.M. स्टेनली, अ फोर्थ साइंटिस्ट है W.M. स्टेनली, showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein। अब ये crystallized का क्या मतलब है, crystallized का ये मतलब होता है कि जो वायरस की जो भी बॉडी पार्ट्स हैं सबको सॉलिडिफाई कर देना, सॉलिडिफाई करके स्टडी करना, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। तो इन्होंने वायरस के, W.M. स्टेनली ने वायरस के क्रिस्टलाइजेशन को एक्सप्लेन किया। बेसिकली इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ये काम करा कि जो हम वायरस इतनी देर से कर रहे हैं, वायरस की बॉडी पे क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स उसकी से मिलकर उसकी वायरस की बॉडी बनी हुई है, तो उसको बोला गया क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या लिखा है, एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो इनकी जब स्टडी कंप्लीट हुई तो इनको क्या पता चला, जो वायरसेस होते हैं बेसिकली जो उनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है प्रोटीन्स का। किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन्स का बना हुआ है। आगे आपको बात समझ। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज इट हैज प्रोटीन कोट। अब यहाँ से जब ये क्लियर हो गया कि ठीक है, जो वायरस होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वायरस होता है एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे मैम न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, देखो प्रोटीन तो आपको समझ में आ गया कि जो वायरस होता है, जो उसकी बॉडी होती है, आउटर बॉडी होती है, जो भी वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है प्रोटीन्स की। तो ठीक है, मतलब वायरस में एक तो होता है आउटर बॉडी कोट, जो बेसिकली किसका बना होता है, प्रोटीन का। आउटर बॉडी कोट होता है, कोट बाहर साइड का जो बना होता है प्रोटीन का। बाकी अंदर क्या रहता है, अंदर अंदर अंदर, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है, अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल सिर्फ दो ही हो सकते हैं, दो ही न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए होते क्या है, डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होते हैं ये लोग, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो आपको क्या समझ में आया कि ठीक है, अंदर जो होता है वायरस का बॉडी पार्ट उसमें प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए, और डीएनए और आरएनए को हम बोलते क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहां से ले लिया वर्ड न्यूक्लियो। और प्रोटीन क्यों बोला, क्योंकि उसकी जो आउटर बॉडी है पूरी वो किसकी बनी हुई है, आउटर बॉडी कोट है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का। तो इसीलिए अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। समझ में आ गया, न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड से, एंड प्रोटीन उसकी आउटर लेयर। दैट इज इट हैज प्रोटीन कोट, उसकी बॉडी पर एक पूरा प्रोटीन का कोट है। कैप्सिड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, उस प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। एंड जेनेटिक मटेरियल, और अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है विच कुड बी आरएनए और डीएनए, जो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कभी भी वायरस में नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं मिलेगा। अगर किसी दिन ऐसा हो गया तो अर्थ पे फिर वायरस ही वायरस होंगे, फिर हम भूल जाएं कि हम एग्जिस्ट कर पाएंगे। आगे आपको बात समझ में। अकेले अभी आरएनए वायरस कोविड ने इतना ज्यादा घमासान मचा दिया था पूरी दुनिया में, सिर्फ वो आरएनए वायरस था। सोचो अगर उसमें आरएनए और डीएनए दोनों चीज अगर हो जाएं, दोनों जेनेटिक मटेरियल, तो फिर तो भूल ही जाना कि आप एग्जिस्ट कर पाओगे। ठीक है, आप या मैं। तो आपको यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है कि जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे। तो जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। और अब फिर वही बात आ गई कि वायरस में, अब आपको ठीक है, अब आप फिर सोच रहे हो बैठे बैठे कि ठीक है मैंने जल्दी से याद कर लिया कि जो वायरस होता है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं। जो उसकी आउटर बॉडी होती है वो प्रोटीन की होती है, और जो अंदर होता है वो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है विच कुड आइदर बी आरएनए और आइदर बी डीएनए। ठीक है, तो अब इन दो ही बॉडी पार्ट हैं, तो इसमें से खतरनाक वाला कौन सा है। खतरनाक वाले का क्या मतलब है, खतरनाक वाले का मतलब है कि कौन सा इन दोनों में से है जो अगले ऑर्गेनिज्म को, किसी हेल्दी टिश्यू को अफेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन करता है। तो कौन सा है इन दोनों में। तो अगर मैं आपको आंसर करूं तो उन दोनों में से वो होता है जेनेटिक मटेरियल। कौन होता है वो, जेनेटिक मटेरियल। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जो वायरस होते हैं, जो उनका डीएनए या आरएनए होता है वो इन्फेक्शियस होता है। तभी जब मैंने आपको वाली बात एक्सप्लेन करी थी ना कि वायरस कैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करता है,
तो वो हमारे जाके जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करता है। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल को वो कैसे इन्फेक्ट कर पाता है? अपने इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। इज दैट क्लियर? तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वायरस। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। जनरली वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखो ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि जो वायरस हैं ऐसे हैं जो प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो प्लांट सेल को, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि इन्फेक्शन वाला पार्ट वायरस में होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ये आपको क्लियर हो गया है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है, इन्फेक्टेड पार्ट होता है वायरस का, वो क्या होता है? वो होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आप बोलोगे मैम ओके वेरी क्लियर, नो डाउट। लेकिन जेनेटिक मटेरियल ये क्या हो सकता है? आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों कभी भी नहीं होंगे, ये भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ फिर से कुछ बातें आ गई कि अगर जैसे कोई ऐसा वायरस है जो प्लांट सेल को अफेक्ट करता है, तो उसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होता है? उसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऐसे लिखते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगेन मैम अब सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है? अगर सिंगल है तो क्या डबल स्ट्रैंडेड भी आरएनए होगा? तो बेसिकली अगर आपने कभी देखा हो, कोई मीम देखी हो, कुछ देखा हो, तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि जो आरएनए होता है ना वो एक सिंगल होता है और जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज डीएनए एंड दिस इज आरएनए। अभी मैं आपको सिर्फ अभी इस लेवल पे आपको इतना समझाना चाहूंगी कि आप अभी ऐसे ध्यान कर लो कि थ्रेड्स है, तो आरएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल थ्रेड and DNA consists of दो थ्रेड, डबल थ्रेड, which are helically wound with each other। अभी के लेवल पे आपके लिए इतना ही ठीक है कि डीएनए जो होता है उसमें डबल थ्रेड्स होते हैं, दो थ्रेड्स होते हैं जो हेलिकली वूंड होते हैं, और जो आरएनए होता है उसमें एज सच जनरली एक ही होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि डीएनए में कभी, आरएनए में कभी दो नहीं हो सकते, आरएनए में दो हो सकते हैं। मतलब कि ये तो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन आरएनए जो है उसके केस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। क्या हो सकता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। तो अब वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछोगे मुझसे कि मैम आप हमें एक बात बताइए कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं हो सकता? तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसा कुछ नहीं होगा। डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। इज दैट क्लियर? यस। तो आगे देखते हैं हम ये कि अगर कोई भी ऐसा है जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, जो इन्फेक्ट कर रहा है हमारी प्लांट सेल्स को, तो उसमें क्या रहेगा जेनेटिक मटेरियल? उसमें रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल, अब कोई एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें क्या रहेगा? आइदर या तो उसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। मतलब कि उसमें देखो क्या क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आप देख लो डीएनए के साथ में किसी ने भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं लिखा है, क्योंकि डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा। तो आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए कि जो वायरसेस प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें होता है या तो हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इज दैट क्लियर? बैक्टीरियोफेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफेज, जो आप अभी से याद कर लो, बहुत काम आने वाला है बैक्टीरियोफेज लाइफ टाइम। 11th-12th की जितनी आपकी जिंदगी है उसमें ये बैक्टीरियोफेज से कई बार आपका पाला पड़ेगा, तो आप इसको अभी याद कर लो, बैक्टीरियोफेज। अब उसके नाम से सुन के लग रहा है कि कोई बैक्टीरिया है कोई बैक्टीरिया? उसके नाम से तो यही लग रहा है कि हाँ बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया ही होगा, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है। आगे बात समझ, बहुत आसान है। लग रहा है हमको बैक्टीरिया है, लेकिन हमको जो लगता है वो तो कभी होता ही नहीं है। तो आप बस याद रख लो जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। और आपने तो ये जो साइज अगर बोलूं किसका बड़ा है, बैक्टीरिया का कि वायरस का? ऑब्वियसली बात है बैक्टीरिया का साइज बड़ा है, वायरस का साइज बहुत छोटा है। तो बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज कंटेन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न रखो। आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इजीली कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि उसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरियोफेज होता क्या है? तो बैक्टीरियोफेज इज द बैक्टीरिया? नो, बैक्टीरियोफेज इज द वायरस।
विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। The protein coat capsid made of small units capsomeres protein nucleic acid। अब देखो, जो उसके बाहर आउटर कोट होता है वो काय का बना होता है वायरस का, वो बना हुआ होता है प्रोटीन का, और उस प्रोटीन कोट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में कैप्सिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कैप्सिड। अब जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये बहुत सारी यूनिट से मिलके बना हुआ है। ये आपको एक बहुत सारे ये बबल्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये वाले बबल्स दिख रहे हैं ना, ये वाले। ये तो ये क्या है? ये पूरे को तो हम इकट्ठे को कैप्सिड बोल दे रहे हैं। ये देखो एक बड़ा सा होल एरो लगा के कैप्सिड लिखा हुआ है कि जो पूरा आउट ऑफ प्रोटीन कोट है वो तो कैप्सिड है, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है नहीं, बहुत सारी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है। तो दी स्मॉल यूनिट्स जिससे मिलकर पूरा प्रोटीन कोट या कैप्सिड का फॉर्मेशन हुआ है, उस स्मॉल यूनिट्स को हम लोग, स्मॉल सब यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? कैप्सोमियर्स। तो दिस ईच बॉल, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रहा है बॉल जैसा कुछ, तो भी ये क्या है? ये जो है ये कैप्सोमियर्स हैं, ये कैप्सोमियर्स हैं। और कैप्सोमियर्स जो होती हैं वो यूनाइट हो के क्या बना लेती हैं? वो बना लेती हैं प्रॉपर प्रोटीन कोट और कैप्सिड। क्या बना लेती हैं? कैप्सिड। इज दैट क्लियर? और साथ में क्या लिखा हुआ है, और जो कि क्या कर रहा है बेसिकली, बताओ। आउटर कोट, आप विंटर्स में कोट पहनते हो, क्यों पहनते हो? ताकि आप सर्दी ना लगे। आप विंटर्स जो हवा चल रही है, सर्दी या बर्फ हो रही है, जो भी हो रही है, आप उसे प्रोटेक्टेड रहो, तो आप इसलिए कोट पहनते हो। तो बस यहाँ भी जो कोट है, किसका कोट है? जो प्रोटीन कोट है, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वो अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे बात समझ? कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जेनेट्रिक्स फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो जो अब ये कैप्सोमियर्स हैं, इनके दो फॉर्म हो सकते हैं। आइदर दे कुड बी अरेंज हेलिकली, हेलिकली ये वाला फॉर्म होता है, और पॉलीहेड्रल। अब पॉलीहेड्रल क्या है? किसी भी, कोई भी अनदर फॉर्म। ओके, तो जो अरेंजमेंट है कैप्सोमियर का वो दो टाइप का हो सकता है, आइदर हेलिकल और दूसरा या तो पॉलीहेड्रल। अब बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस कॉज डिजीज लाइक, अब ऑब्वियसली वायरस जो है वो पैरासाइट है तो डिजीज ही करता है। तो कौन कौन से होते हैं वायरल डिजीज के एग्जांपल्स? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। एड्स जो है वो सबसे डेंजरस है, मोस्ट मतलब ड्रेडेड है, और उससे लोगों की डेथ ही होती है, ठीक है। आगे देखें, इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। अब कोई प्लांट अगर वायरस से इन्फेक्ट हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ठीक है ये स्पेसिफिक प्लांट जो है इस पर वायरल इन्फेक्शन हुआ है? तो उसमें ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें मोज़ेक फॉर्मेशन होने लगेगा, लीव्स जो है वो कर्ल होने लगेंगी, रोल होने लगेंगी, साथ ही साथ में येलोइंग होने लगेगी, ठीक है। ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, बिकॉज उस पर क्या हो गया है? उस पर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। वेरी क्लियर। आगे देखते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वायरस, एवरीथिंग। आगे अब कुछ और ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं, जैसे हाँ ये देख लो, पहले वायरस के अलग अलग, ये देखो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ड्रॉन एंड मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको यहाँ पे एक हेड दिखता है सबसे टॉप पे, देन आपको इसमें एक बीच में यहाँ कॉलर है, देन दिस इज शीथ एंड दीज आर द टेल फाइबर्स। ये जो दिख रहा है ना आपको, दीज आर द टेल फाइबर्स। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। और बैक्टीरियोफेज होता क्या है? रिवाइज। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है इट इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं है वो। और क्या है? अलग अलग साइजेस मेंशन हैं, कैप्सिड, कैप्सोमेयर, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ये वेरियस उसका स्ट्रक्चर है डिटेल में वेरियस वायरसेस का। बाकी वो जूम कर करके अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर पे उसको देखा गया है। तो आपको किसका स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसा है, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। अब हम देखते हैं अगले कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो है वायरॉइड्स, जो है वायरॉइड्स। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज आ गई? वायरस तो चलो हमने ठीक है देख लिया, पढ़ लिया, ना जिंदा ना मरा, ना लिविंग ना नॉन लिविंग। अब वायरॉइड्स क्या है? तो देखो वायरॉइड्स क्या है? इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट, सेम ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, मतलब कोई ना कोई बीमारी करेगा, with a free low molecular weight RNA and no protein coat। अब इसकी क्या बात हो गई? इसमें पहली बात तो कोई कुछ एक बात लिख दी है जो आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी, नो प्रोटीन कोट। मतलब कि जो वायरॉइड्स होते हैं
वायरॉइड्स क्या हैं? वायरॉइड्स इन्फेक्शियस एजेंट हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए, फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा? फ्री और लो मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए प्रेजेंट होता है, और लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो दो चीजें हो गई। पहली चीज प्रोटीन कोट भी है, प्रोटीन कोट, और साथ में जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए या आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो आप इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे? जल्दी से बोलो। आप इस ऑर्गेनिज्म को बोलोगे वायरस। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि प्रोटीन कोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। तो अब आप इसको क्या वायरस बोलोगे? आप इसको अब वायरस नहीं बोलोगे। अब ये क्या हो गया? ये हो जाएगा वायरॉइड। ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स में आपको क्या लर्न रखना है? दे लैक प्रोटीन कोट बट दे डू हैव फ्री एंड लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट क्यों? उसको वायरस से कंपेयर करके बोल रहे हैं। अगर वायरस का और वायरॉइड्स का आरएनए को कंपेयर करो तो जो वायरॉइड का आरएनए होगा या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ऑब्वियसली वायरस से कम होगा। ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखनी है। दीज आर स्मॉलर देन वायरस। अगर साइज में कंपेयर करो तो वायरसेस से इनका साइज छोटा होगा। डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डीनर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने करी थी? एक साइंटिस्ट ने करी थी इन 1971, टी.ओ. डीनर। He found that it caused potato spindle tuber disease। और ऑब्वियसली बात है इन्फेक्शियस हैं तो कोई बीमारी ही करेंगे। तो वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो आपको वायरॉइड्स में जितनी बातें अंडरलाइन है वो आपको लर्न होनी चाहिए कि इट इज स्ट्रक्चर, इट इज एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोटीन कोड, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो रह गई। आगे बात समझ। और साथ साथ में इसका जो वेट होता है वो वायरस से कम होता है, आरएनए का वेट भी कम होता है। और बीमारी कौन सी करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये देख लो किसके कारण होता है? ये होता है वायरॉइड्स के कारण। किसके कारण? वायरॉइड्स के कारण। जो एक नॉर्मल शेप होता है वो नॉर्मल शेप ना रह के उसका शेप ही चेंज हो जाता है पोटैटो का। ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वायरॉइड्स। आगे देखते हैं प्रियॉन्स। अब ये प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो प्रियॉन्स, अब आपने एक तो वायरस देख लिया था, एक वायरॉइड देख लिया था, अभी तीसरी चीज आ गई प्रियॉन्स। दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन दैट कॉज सम इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। अब आप बोलोगे अच्छा तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है? तो आंसर इज यस। जो प्रियॉन्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐसा है, आउटर स्ट्रक्चर, जो इन्फेक्शियस है। वो प्रोटीन की जैसे फोल्डिंग होनी थी, जैसा सिंथेसिस होना था, वो उस तरीके से नहीं हुआ। इट इज स्लाइटली डिफरेंट। अब जब उसकी फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आए तो वो प्रोटीन में एबनॉर्मल फोल्डिंग्स हो गई, जिसके कारण डिजीज होने लगे। तो प्रियॉन्स कैसे ऑर्गेनिज्म है? ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और वो क्या करते हैं? इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं, सीधे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। These are similar in size to virus। अब इनका जो साइज होता है वो एकदम वायरस के बराबर होता है। अब इनमें क्या नहीं है जो वायरस में है? They do not have genetic material। इनमें कोई इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं है। इनका जो बाहर का प्रोटीन कोट है वो ही इन्फेक्शियस है। ओके, दे कॉज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE और मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉग्स वेरिएंट CR जेकब डिजीज CJD इन ह्यूमन। तो अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि डिजीज कौन सा करता है। तो जो प्रियॉन्स होते हैं उनके कारण कौन सा डिजीज होता है? उनके कारण BSE होता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और इन शॉर्ट जनरल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? मैड काउ डिजीज। क्या बोला जाता है? मैड काउ डिजीज। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये किसके एनालॉग्स हैं? ह्यूमन में एक डिजीज होता है CR जेकब्स डिजीज, तो CJD के इक्विवेलेंट है मैड काउ डिजीज। आगे आपको बात समझ। तो किसके कारण होता है? ये देखो, ये एक आपके सामने एक जेकब डिजीज का केस है और यहाँ पे मैड काउ डिजीज का केस है। तो समवॉट बहुत ही सिमिलर सिम्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसीलिए इसको एनालॉगस बोला है। तो प्रियॉन्स में आपको, अब देखो तीन चीजों को कंपेयर करके आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने पढ़ा वायरस, सेकेंड आपने पढ़ा वायरॉइड, और तीसरे आपने पढ़े प्रियॉन्स। जो वायरसेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है? वायरस में एक तो होता है प्रोटीन, PC का मतलब है प्रोटीन कोट, और साथ में उसमें क्या होता है? GM का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं बात करूं वायरॉइड में क्या नहीं है,
तो वायरॉइड में आप बोलोगे प्रोटीन कोट नहीं है लेकिन जेनेटिक मटेरियल है। और मैं बात करूं प्रियॉन्स में क्या नहीं है, तो आप बोलोगे प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं है लेकिन प्रोटीन कोट, इन्फेक्शियस प्रोटीन कोट प्रेजेंट है। तो आपको बात समझ में आ गई। और जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरस से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन अगर प्रियॉन्स और वायरसेस को आप कंपेयर करोगे तो इनका स्ट्रक्चर, जो इनका साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। साथ साथ में क्या ध्यान रखना है, वायरॉइड से कौन सा डिजीज होता है, वायरॉइड से कौन सा होता था, वायरॉइड से अगर हम देखें तो कौन सा डिजीज होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और अगर हम बात करें प्रियॉन से तो उससे कौन सा होता है, प्रियॉन से होता है मैड काउ डिजीज। इतनी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं लाइकेन्स। तो लाइकेन्स के बारे में हमने कभी ना कभी पहले सुना है जब हम फंजाई पढ़ रहे थे कि इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन। मैंने आपको बोला था ना कि दो लोग हैं वो लड़ाई करना नहीं जानते, वो एक के पास कुछ कमी है दूसरे के पास कुछ कमी है, तो वो क्या बोलेंगे कि चलो हम मिलकर रह लेते हैं। मिलकर रहने से क्या होगा, जो चीज मेरे पास नहीं है मैं वो तुमसे शेयर कर लूंगा, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो तुम मुझसे, वो ऐसे आपस में म्यूचुअली शेयर कर लेना। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस के बीच में, एल्गे और फंजाई। तो जो एल्गे और फंजाई का रिलेशनशिप होता है म्यूचुअल वाला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जिसे हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? द अल्गल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबिएंट, ऑटोट्रॉपिक होता है, एंड द फंगल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड द माइकोबिएंट जो कि हेट्रोट्रॉपिक होता है। अब देखो एल्गे और फंजाई साथ में क्यों रह रहे हैं। एल्गे बीइंग अ प्लांट कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, ठीक है। वही अगर बात करें फंजाई, तो फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब एल्गे क्या बोलेगी, चलो ठीक है मैं तुमको मैं खाना बना के दे दूंगी। एल्गे बोलेगी मेरे पास क्लोरोफिल है, मुझे खाना बनाना आता है, तो मैं तुमको खाना बना के दे देती हूँ। तो इसलिए वो उसको मेंशन कर दिया फाइकोबिएंट और वो हो गई ऑटोट्रॉपिक। और फंजाई क्या बोलेगी, फंजाई बोलेगी कि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मेरे में थ्रेड लाइक हाइफे होते हैं जो मिलके माइसीलियम बन जाते हैं, तो मैं तुमको क्या ला के दे सकती हूँ, मैं तुमको मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ला के दे सकती हूँ ताकि तुम खाना बना पाओ। तो ये वाला काम कौन कर देगा, ये वाला काम कर देगा फंगल कंपोनेंट, जिसे क्या बोला जाता है, माइकोबिएंट। क्या बोला जाता है, माइकोबिएंट, जो कि कैसा है, हेट्रोट्रॉप। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा फंजाई और एल्गे दोनों म्यूचुअली साथ में रहकर सरवाइव कर लेते हैं। आ गई आपको बात समझ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आगे देखें, एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो ये बात हमने अभी डिस्कस की थी कि एल्गे क्या है, बीइंग प्लांट एंड उसके पास क्लोरोफिल है, तो इसलिए वो बनाएगी खाना, प्रिपेयर्स फूड। और फंजाई जो है बिकॉज उसके बहुत लंबे लंबे हाइफे होते हैं, माइसीलियम होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करेगी, पहली चीज तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी एल्गे को, सेकंड चीज एब्जॉर्ब करेगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। इस तरीके से दोनों म्यूचुअली एग्जिस्ट कर लेते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बिकॉज इसमें देखो क्या लिखा है, लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। जहां पे पोल्यूशन है वहां पे लाइकेन्स ग्रो करेंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं ये बताने के लिए कि वेदर दिस एरिया इज पोल्यूटेड और नॉट पोल्यूटेड। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट लाइकेन्स। बाकी दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।